audit of debenture, as in the case of shares. In the case of debenture also, it is necessary for the auditor to verify whether the allotment was made having regard to the terms and conditions contained in the prospectus और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। जिस तरह हम शेयर की बात कर चुके हैं सुबह, करेक्ट, इसी तरह डिबेंचर्स में भी ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना है कि जब आपको डिबेंचर्स अलॉट करने हैं तो प्रोस्पेक्टस में जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की है वो एक बार चेक कर दो। मान लो कि प्रोस्पेक्टस नहीं है तो प्रोस्पेक्टस के अलावा दूसरा होता है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। गुजराती में क्या कहते हैं मालूम? विज्ञापन पत्रना बदलाનું निवेदन। तो ये आपको चेक करना चाहिए। द कंपनीज एक्ट हैज मेड इट कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी इंटेंडिंग टू ऑफर डिबेंचर टू द पब्लिक। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि एवरी कंपनी डिबेंचर पब्लिक को इश्यू कर सकती है। फॉर सब्सक्रिप्शन बाय इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस shall before such issue make an application to one or more recognized stock exchange for permission for the debenture intending to be so offered to be dealt with in the stock exchange or is such stock exchange। ओके, तो कंपनी से कहती है कि कोई भी कंपनी को डिबेंचर इश्यू जनता को करने हैं तो उससे पहले उसको एक स्टॉक एक्सचेंज में या तो एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमको हमारी कंपनी के डिबेंचर्स इश्यू करने हैं जनता को। तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, द ऑडिटर also must ascertain that the directors, while issuing debentures, had acted within their powers having regard to restriction contained in section 180। जिस डायरेक्टर्स ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाया हो तो एक बार चेक कर लो क्या वो डायरेक्टर्स के पावर में आता है कि वो कंपनी के डिबेंचर्स वो इश्यू कर सकता है, वो भी आपको चेक करना चाहिए। एंड मे फर्दर रिस्ट्रिक्शन विच मे बी कंटेन इन द आर्टिकल्स, उसको वापस आर्टिकल्स में भी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, एक बार वो भी चेक करना चाहिए। सेक्शन 71 नाउ मेड इट कंपल्सरी फॉर फाइलिंग ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो सेक्शन 71 क्या कहता है कि आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड कंपल्सरी फाइलिंग करना पड़ेगा एंड आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। आपको CRR जिस तरह से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा DRR, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एज पर सेक्शन 71। इट इज स्पेसिफाइड दैट डिबेंचर ट्रस्ट डीड शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड ओपन होना चाहिए, ऑडिटर वो इंस्पेक्ट कर सकता है एंड कैन बी मेड अवेलेबल ऑन पेमेंट, और उसमें से ही डिबेंचर होल्डर्स को हम पेमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 71 has also made it compulsory appointment of debenture trustees। आपने डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनवाया है, उसके बाद आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, कंपलसरी है। एंड स्पेसिफाइड दैट ड्यूटीज, और उसको बताना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटीज ये है। फर्दर ऑडिटर शुड एंश्योर दैट इश्यू ऑफ डिबेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स। फर्दर आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने जो डिबेंचर इश्यू किए हैं क्या फ्यूचर में वो शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, क्या इसके लिए कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाया है कंपनी ने, वो आपको चेक करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। ओके, in addition the auditor should verify that no company shall issue any debenture carrying any voting rights, and he should also confirm the compliance of terms and conditions for issuance of secured debentures which are given below। आपको मालूम है ऑडिटर वेरीफाई करेगा। आपको क्या मालूम है कि डिबेंचर होल्डर को कंपनी में किसी भी चीज़ के लिए वोटिंग राइट नहीं है, करेक्ट। तो ऑडिटर वो वेरीफाई करेगा। ओके, और ऑडिटर को ये भी वेरीफाई करना है कि कंपनी ने सिक्योर डिबेंचर इश्यू किए हैं तो कंपनी ने कौन सा असेट मॉर्गेज किया है
करेक्ट। An issue of secured debentures may be made provided the date of its redemption shall not exceed 10 years from the date of issue. It is also provided that the company engage in the setting of the infrastructure project which may issue the secured debenture for a period exceeding 10 years but not exceeding 30 years. तो ये आपका पहला पॉइंट है। आपको मालूम है कि आप जो सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू कर रहे हो उसका रिडेम्पशन पीरियड क्या है सर, आप ये पैसा कब वापस करने वाले हो। तो नॉर्मली है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में आपको वो पैसा वापस करना है। और मान लो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो आपको 30 ईयर्स मिलते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना। सच एन इश्यू ऑफ डिबेंचर shall be secured by the creation of a charge। क्या आपने कोई डिबेंचर इश्यू किए हैं, उस पर कोई चार्ज क्रिएट किया है on the properties or asset of the company having a value which is sufficient for the due repayment of the amount of debentures and interest thereon। आपने जो असेट गिरवी रखा है उसकी वैल्यू और फ्यूचर में आपको जो पेमेंट करना है डिबेंचर का विद इंटरेस्ट उसकी वैल्यू आपको एक बार कंपेयर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो पेमेंट करना है उससे कम आपने असेट दिया हो या तो उससे बहुत ज़्यादा दे दिया हो। The company shall appoint a debenture trustee before the issue of prospectus or the letter of offer for subscription of its debenture। तो आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना चाहिए एंड नॉट लेटर देन 60 days आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। मान लो कि आपने डिबेंचर्स एलोकेट कर दिए हैं तो कंपनी ये कहती है कि 60 डेज के अंदर आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर देना चाहिए। देर नहीं लगानी चाहिए, 60 से ज़्यादा देर नहीं होने चाहिए। एग्जीक्यूट अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। आप कंपनी में डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्यों बनाते हो? डिबेंचर होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा ना हो कि जनता का पैसा कंपनी किसी और जगह पे यूटिलाइज कर दे और कंपनी को बेनिफिट हो और डिबेंचर होल्डर को लॉस हो। ऐसा ना हो, इस वजह से डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, द सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर by way of a charge or mortgage shall be created in favor of the debenture trustee on any specific movable property of the company or any specific immovable property wherever situate or any interest therein। तो आपने अपने डिबेंचर्स पे जो सिक्योरिटी ली है या मॉर्गेज किया है वो आपको किसके फेवर में करना है? डिबेंचर ट्रस्टीज के फेवर में करना है। आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं भी क्यों ना हो। ओके, तो टोटल 4 पॉइंट थे आपके जो आपको याद रखना है। अब आपका आने वाला पॉइंट है DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसके पे आपने SY BCom में अकाउंटिंग डिबेंचर्स का जो चैप्टर था बहुत बड़ा एग्जाम्पल किया था, जो आपको याद हो तो। ओके, पूरा एक चार्ट हम बना देते याद हो तो। Where debentures are issued by a company under this section, the company shall create a DRR account out of the profit of the company available for payment of dividend। तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है जो वो डिविडेंड में यूटिलाइज करने वाली है उसमें से आपको DRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एंड क्रेडिटेड टू सच अकाउंट shall not be utilized by the company except for the redemption of debentures। ओके, तो हमको क्या बता रहे हैं ये लोग कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जिस पर्पस के लिए आपने क्रिएट किया है उसी पर्पस में आपको यूटिलाइज करना है, दूसरे कोई पर्पस में आप यूटिलाइज नहीं कर सकते।
The company should create DRR for the purpose of redemption of debenture in accordance with the condition given below. तो आपके पास टोटल 5 कंडीशन है, ध्यान रखो। सबसे पहला कंडीशन कि आपको ये DRR अकाउंट कहाँ से क्रिएट करना है? कंपनी के पास जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से जो वो डिविडेंड का पेमेंट करने वाली है ना, वो प्रॉफिट होना चाहिए। The company shall create DRR equivalent to the notified rate, that is at least 25% of the amount raised through the debenture issue before the debenture redemption commences. डिबेंचर होल्डर को पैसा देने से पहले आपको आपने जिस अमाउंट का डिबेंचर इश्यू किया है उसका 25% अमाउंट DRR में क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ले जाना पड़ेगा। सर ये कब करना पड़ेगा? Every company required to create DRR shall on and before 30th day of April in each year invest or deposit, or as the case may be, a sum which shall not be less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending on the 31st day of the March of the next year in any specified date, any specified method। तो हर एक कंपनी को DRR क्रिएट करना है 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर, जैसे कि अभी आएगा, ओके। उस तारीख को या तो उस तारीख से पहले आपको DRR क्रिएट करना है। उससे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपोजिट कर सकते हो, एज द केस में भी। अ सम विच शैल नॉट बी लेस देन 15%, वो अमाउंट 15% से कम नहीं होनी चाहिए। सर कौन से अमाउंट का 15%? उस साल में जितनी अमाउंट का डिबेंचर आपको पे करना है उस अमाउंट का 15% से कम अमाउंट तो नहीं होनी चाहिए, ओके। इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, DRR shall be created in respect of non-convertible portion of debenture issue in accordance with this sub rule। जो आपके पास पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो DRR भी नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन पे आप क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट में तो आपको मालूम है कि जितनी अमाउंट DRR में आपने क्रेडिट की है आप उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, दूसरा कोई पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये 5 कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, ओके। ये तब बात हुई आपकी कंडीशन की। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है इसमें? ऑडिटर को क्या स्टेप्स चेक करने हैं फॉर वेरिफिकेशन के लिए, वो अब आने वाले हैं। फर्स्ट, verify that the prospectus or statement in lieu of prospectus had been duly filed with the registrar before the date of allotment। तो अलॉटमेंट से पहले क्या रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस या तो स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल कर चुके थे ये लोग, वो वेरीफाई कर लो। चेक द एप्लीकेशन फॉर डिबेंचर विद द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक to verify that name, address of the applicant, number of debentures applied for the correctly recorded। तो जिस पर्सन ने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन की है उनकी एप्लीकेशन, आपने उसको कितने डिबेंचर्स एलोकेट किए, वो नंबर्स, उनका नाम, उनका एड्रेस, वो सारे रिकॉर्ड्स करेक्टली रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए हैं, एक बार चेक कर लो। वेरीफाई द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स बाय द रेफरेंस टू द डायरेक्टर्स मिनट बुक। तो डायरेक्टर्स के मिनट बुक में आपने जो डिबेंचर्स एलोकेट किए हैं क्या इसके रिलेटेड कुछ वेरीफाई है, क्या इसके रिलेटेड कुछ रेफरेंस दिया है, वो वेरीफाई कर लो। वाउज द अमाउंट कलेक्टेड एज आर एंटर इन द कैश बुक विद द काउंटर फॉलो ऑफ रिसिप्ट इश्यू टू द एप्लीकांट। क्योंकि एप्लीकांट आपको पैसा देंगे तो आपको उनको रिसिप्ट देनी पड़ेगी, तो वो रिसिप्ट का काउंटर फॉइल और आपकी कैश बुक की एंट्री वो दोनों मैच होनी चाहिए। एंड ऑल्सो ट्रेस द अमाउंट इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक, और वही अमाउंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बुक में जानी चाहिए, तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। चेक पोस्टिंग ऑफ allotment of debentures and amount received in respect thereof from the application and allotment book into the debenture register। अब आपको ये पोस्टिंग चेक करना है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बुक में से क्या डिबेंचर रजिस्टर में पोस्टिंग किया आपने,
वो चेक करो। वेरीफाई द एंट्रीज ऑन द काउंटर फाइल ऑफ डिबेंचर इश्यूड विद द डिबेंचर रजिस्टर। तो डिबेंचर इश्यूड के काउंटर फाइल के साथ डिबेंचर रजिस्टर में जो एंट्री हुई है वो वेरीफाई कर लो। Extracts balances in the debenture register in respect of the amount paid by the debenture holders and agreed that total with the balance in the debenture account in the general ledger। तो डिबेंचर रजिस्टर में जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका बैलेंस आप एक्सट्रैक्ट कर लो, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया, आपने पैसा लिया, वो दोनों टैली होना चाहिए और वही पैसा आपको डिबेंचर अकाउंट में जाके चेक करना है, उसके साथ मैच होना चाहिए और आपका डिबेंचर अकाउंट जनरल लेजर में होगा। नेक्स्ट, examine the copy of the debenture trust deed and note the condition including the creation of DRR contained therein as to issue and repayment। आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड की कॉपी एग्जामिन करनी चाहिए, क्या उसमें मेंशन किया है, क्या उसमें कोई कंडीशन है डीआरआर क्रिएट करने की कि डीआरआर आप क्रिएट करो, इतना पैसा कलेक्ट करो, उसमें से इतना पैसा देना है आपको, क्या इसके रिलेटेड कोई कंडीशन है, एग्जामिन। इफ द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड बाय अ मॉर्गेज or a charge, it should be verified that the charge has been correctly recorded in the register of mortgage and charges। तो आपने अपनी कोई असेट मॉर्गेज की है या तो चार्ज में दी है, तो क्या आपने वो रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड किया है कि ये असेट ये डिबेंचर होल्डर के पास है, एंड दैट इट हैज़ ऑल्सो बीन रजिस्टर्ड विद द आरओसी, क्या आपने वो आरओसी में रजिस्टर करवाया। फर्दर दैट द चार्ज इज क्लियरली डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। आपको मालूम है कि बैलेंस शीट में फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स होते थे तो ब्रैकेट में लिखते थे कि हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक या हाइपोथिकेशन ऑफ असेट, ऐसा वर्ड आता था, याद हो तो आपको। और डिबेंचर्स और शेयर्स की बात होती है तो ऑब्वियसली सेबी आएगा बीच में। द कंप्लायंस विद द सेबी गाइडलाइन शुड ऑल्सो बी सीन। तो सेबी की गाइडलाइंस आपको एक बार चेक करनी चाहिए। Where debentures have been issued as fully paid up to vendors as a part of the purchase consideration, the contract in this regard should be referred to। आपने किसी वेंडर के पास से कुछ परचेज किया है और आपको पैसा देना है, पैसे की जगह आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हो, कोई वादा नहीं, दे सकते हो, पर उसके लिए ऑडिटर को उसके टर्म्स एंड कंडीशन, उसके साथ के कंडीशंस एक बार चेक करने चाहिए। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? द टर्म डिविजिबल प्रॉफिट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द एक्ट। तो सर ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? तो भाई एक्ट में भी कुछ डिफाइन तो नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नेसेसरी टू असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट बाय फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले एज पर द गैप आपको करेक्ट प्रॉफिट असर्टेन करना है, एज ऑल्सो हैविंग रिगार्ड टू द लीगल टर्म्स या लीगल नॉर्म्स वेर एवर एप्लीकेबल। और जहाँ पे जो भी लीगल रूल्स अप्लाई करने हैं आपको वो अप्लाई करने हैं। इन अ सिंपल टर्म्स, divisible profit means all profit which can be legally distributed to the shareholder of the company in the form of dividend। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग क्या बोला उन्होंने? ऑल प्रॉफिट विच कैन बी लीगली डिस्ट्रीब्यूटेड, सारा प्रॉफिट जो आप लीगली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसको? शेयर होल्डर्स को, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। It is very difficult to give a precise definition of the term divisible profit। ओके, उसकी कुछ प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। नीचे आपके पास तीन जुदे जुदे केस, तीन डिफरेंट डिफरेंट केस थे, उसका पॉइंट दिया है कि वो कहता है कि डिविजिबल प्रॉफिट ये है। कोई एक देख लेते हैं, चलो। फर्स्ट वन देखते हैं कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड मीन नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग एनी डिडक्शन। तो नेट प्रॉफिट सारी डिडक्शन के बाद का, विच द डायरेक्टर कैन ड्यूली मेक, जिसमें डायरेक्टर्स ऑथोराइज करेगा और फिर सब लोगों को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा 1901 में बोला गया था।
ओके, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? द कंपनीज एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म डिविजिबल प्रॉफिट. इट इवनली डज नॉट से दैट कि ओनली ट्रू प्रॉफिट कैन बी पेड एज डिविडेंड. ये भी नहीं कहते हैं कि आपको सही प्रॉफिट है तभी आप डिविडेंड देना है. सेक्शन 123 of the Act simply lays down that no dividend shall be declared or paid except out of the profit of the company. So, at after providing for depreciation or out of the money provided by the central government or a state government for the payment of dividend in a pursuance of a guarantee given by that government. तो सेक्शन 123 क्या कहता है? नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर और पेड. आपको डिविडेंड पे करना है, डिक्लेयर करना है, तो आप सिर्फ प्रॉफिट में से ही कर सकते हो, इसके अलावा किसी से में से नहीं कर सकते. और वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना होना चाहिए. उसमें से जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है या स्टेट गवर्नमेंट को देना है, करेक्ट, जो भी टैक्सेस है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का वो दे दो. यहाँ पे एक और चीज़ भी है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन अ परस्यूएंस ऑफ अ गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट. या तो ये गवर्नमेंट आपको गारंटी देगी कि आपको डिविडेंड का पेमेंट करना है. दिस सेक्शन ऑल्सो स्पेसिफाइज द सोर्सेज फ्रॉम विच डिविडेंड कैन बी पेड. ये सेक्शन आपको ये भी बताएगा कि आपके पास कौन सा ऐसा सोर्स है जहाँ से आपको डिविडेंड पे करना है. एंड वॉनर ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन हैज ऑल्सो बी लेट डाउन. और आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, वो भूल मत जाना. In the light of argument of the leading court cases examined supra and with reference to provision of the Companies Act cited above, it can be concluded that the profit are not divisible. Only those profit which can be legally distributed among the shareholders are divisible profit. तो बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो जो भी प्रॉफिट है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है. जो भी प्रॉफिट है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है. आप उसी प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट कह सकते हो जो आप शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर while recommending डिविडेंड. तो आपके पास 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं. सबसे पहले प्रोविजंस इन अ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. दूसरा, कंपनी एक्ट क्या कहता है. और तीसरा, सिग्निफिकेंट लीगल डिसीजंस. तो सबसे पहले प्रोविजन इन अ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो ये दोनों आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. आपको मालूम है द अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज असर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन इन दीज डॉक्यूमेंट्स. तो ये डॉक्यूमेंट में जो प्रोविजन रखा है प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए, क्या उसी टाइप से आपने ये डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट किया है. द प्रोविजन इन अ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन differ from the company to company according to the nature and character of the business. तो सर क्या सारी कंपनी का ये मेमोरेंडम और आर्टिकल सेम होगा? नहीं, बिजनेस टू बिजनेस एमओए और एओए दोनों चेंज होगा, क्योंकि बिजनेस का नेचर चेंज हो सकता है, बिजनेस का कैरेक्टर चेंज हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी चेंज हो सकते हैं. दो ऑफ कोर्स arrangement made thereby are more or less similar as required by the law. तो सारी जगह पे हमको लॉ तो चाहिए, पर किसी में ज़्यादा लगेगा, किसी में बहुत कम लॉ लगेगा. However, if in any case provision contained in the memorandum and articles conflict with the Companies Act 2013, मान लो कि आपने जो मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल्स बनाया, उसमें और कंपनीज एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, देन इट विल बी इलीगल एंड वॉइड. तो आपका मेमोरेंडम और आपका आर्टिकल्स इलीगल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली. दो
These are the primary document of the company, but they cannot violate or replace the provision of the Companies Act. तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है कंपनी के, बट ये कंपनी एक्ट के ऊपर जाके कुछ भी काम नहीं कर सकता, और किया तो ऑटोमेटिकली वो इलीगल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कंपनी एक्ट आपको बोलेगा भी नहीं उस टाइम पे। इफ द आर्टिकल्स डू नॉट प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, then it must be paid according to the provision contained in the Companies Act 2013। मान लो कि आपके आर्टिकल ने नहीं बोला है डिविडेंड पे करने का, और उस टाइम पे आपको पे करना है, तो कंपनी को कंपलसरी पे करना पड़ेगा डिविडेंड या तो डिविजिबल प्रॉफिट। तो सर उस टाइम पे क्या करेंगे? आर्टिकल इसमें तो नहीं बोला है। अरे भाई, तेरे आर्टिकल्स ने नहीं बोला है, बट द कंपनी एक्ट तो कहता है ना। कंपनी एक्ट में प्रोविजन है, वो प्रोविजन को तेरे को फॉलो करना पड़ेगा और शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज provision of the Companies Act 2013 for dividend. The dividend shall be declared and paid according to the provision of the Companies Act 2013, summarized as under: payment of dividend. No dividend shall be declared or paid by the company for any financial year except, वैसे तो कोई भी कंपनी कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर और पे नहीं कर सकती, एक्सेप्ट ये लोग कर सकते हैं। कौन है? आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अराइव at after providing for depreciation out of the undistributed profit of the company for any previous financial year arrived at after providing for depreciation or out of both। कंपनी के पास ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से उसने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है, या तो कंपनी के पास पिछले साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है और पिछले साल उन्होंने डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट है, या तो ये दोनों प्रॉफिट को कंबाइन करके वो पेमेंट कर सकता है डिविडेंड का। दूसरा, out of the money provided by central government or state government for the payment of dividend by the company in a pursuance of a guarantee given by that government। आपकी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, बट आपको डिविडेंड देना है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट को गारंटी दो कि सर मेरे बिहाफ में आप अभी डिविडेंड का पेमेंट कर दो, हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे। However, a company may, before the declaration of any dividend in any financial year, transfer such percentage its profit for that financial year as it may consider appropriate to the reserve of the company। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कोई भी कंपनी को सर्टेन परसेंटेज अपने प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहिए, वेर owing to inadequacy or absence of profit in any financial year। सर हमको क्यों रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए? क्योंकि किसी भी साल में आपके पास पैसे का शॉर्टेज हुआ, इनएडिक्वेसी हुआ, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, एनी कंपनी proposes to declare dividend out of the accumulated profit earned by it in the previous year, तो पिछले सालों का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कंपनी उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है एंड ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द रिजर्व, और कंपनी वो रिजर्व को भी यूटिलाइज कर सकती है। सच डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल नॉट बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्राइब रूल्स इन दिस बिहाफ। तो जो रूल्स है उसके रिलेटेड ही आपको ये काम करना है। मोरेवर, नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर और पेड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व के अलावा किसी भी रिजर्व में से आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, depreciation shall be provided in accordance with the provision of Schedule 2 of the Companies Act 2013। तो आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 2 के हिसाब से। फिर
आपके पास पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड। आपके पास पॉइंट क्या है? इंटरिम डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी may declare interim dividend during any financial year out of the surplus in the P&L account। तो P&L अकाउंट में जो सरप्लस है उसमें से कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, एंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which such interim dividend is sought to be declared। However, in case the company has incurred a loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, तो क्या पोजीशन हुई अभी ये देखो कि however in case the company has incurred the loss during the current financial year, तो कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस इंकर्ड हुआ है अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। सपोज ये सोचो पिछले क्वार्टर में, जैसे कि अभी जनवरी फेब और मार्च, करेक्ट? तो यहाँ पे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो अप्रैल में, सॉरी, जनवरी फेब और मार्च में आपने डिक्लेयर किया है कि आने वाले क्वार्टर में हम आपको इंटरिम डिविडेंड पे करेंगे, करेक्ट? और कंपनी को क्या हुआ? लॉस हुआ। ओके, तो कंपनी क्या कहती है अब? सच इंटरिम डिविडेंड shall not be declared at a rate higher than the average dividend declared by the company during immediately preceding 3 financial years। अंडरलाइन कर दो ये। तो कंपनी पिछले 3 साल का जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसका एवरेज निकालेगी और उससे ज़्यादा इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो ये याद रखना एमसीक्यू के लिए। डिविडेंड अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन अ शेड्यूल बैंक। सर ये क्वार्टर वाला वापस समझाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसमें? मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड का पेमेंट का मोड क्या होगा सर? उससे पहले आपके पास एक पॉइंट था डिविडेंड अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन अ शेड्यूल बैंक। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड shall be deposited in a schedule bank in a separate account within a 5 days from the date of declaration of such dividend। अंडरलाइन। जिस दिन पे आपने डिसाइड किया कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है उस तारीख से 5 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक में पैसा डिपॉजिट हो जाना चाहिए। सर डिविडेंड का मोड क्या होगा? नो डिविडेंड shall be paid by the company in respect of any share therein except to the registered shareholder of such a share or to his order or to his banker and shall not be payable except in a cash। Okay, however any dividend payable in a cash may be paid by check or warrant in any electronic mode to the shareholder entitled to the payment of dividend। तो नॉर्मली तो डिविडेंड का पैसा कैश में देना चाहिए, बट कैश के जगह पे आप चेक है, डीडी है या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हो। ओके, फिर आपके पास पॉइंट क्या है? पनिशमेंट फॉर फेलर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। कि आप लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके, फेल हुए, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी? वेयर अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी but not but has not been paid, or warrant in respect thereof has not been posted within 30 days from the date from the date of declaration to any shareholder entitled to the payment of dividend। तो बहुत लंबा सेंटेंस है, पहले इतना देख लो। तो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, आपने डेट मीन्स कंपनी ने, बट आपने डिविडेंड पे नहीं किया,
और उसके रिलेटेड कुछ वारंट था, उसका पोस्टेड हैज नॉट बीन, तो वारंट भी आपने नहीं इश्यू किया है, कुछ जानकारी भी नहीं दी है कि क्यों नहीं दिया है आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। पोस्टेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन टू एनी शेयर होल्डर एंटाइटल टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया है, आपको मालूम है कि 5 दिन के अंदर आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करना था और 30 डेज में आपको डिविडेंड का पेमेंट कर देना चाहिए था, पर आपने ये कुछ नहीं किया है अभी तक। Every director of the company shall, if he is knowingly or partly to the default, be punishable with imprisonment which may extend to 2 years, and with a fine which shall not be less than 1000 rupees for every day during which such default continues। तो कंपनी का जो डायरेक्टर होगा वो, या तो कंपनी के 5 डायरेक्टर है तो पांचों डायरेक्टर, उसने जानबूझ के ये काम किया, उसको मालूम है ये सारे रूल्स, फिर भी उसने नहीं पेमेंट किया, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट 2 साल की। उसके साथ पेनल्टी भी है, 1000 से कम नहीं, और ये 1000 एवरी डे है। कहाँ तक? जहाँ तक का ये डिफॉल्ट कंटिन्यू हुआ वहाँ तक। एंड द कंपनी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट, और वो भी देखो सिंपल इंटरेस्ट के साथ, एट द रेट ऑफ 18% पर annum during the period for which such default continue। जिसने जितने दिन आपने डिफॉल्ट के हुए वो एवरी डे का 1000 और प्लस 18% सिंपल इंटरेस्ट। देखो, तो बोलने से पहले 2 बार सोच लेने का कि डिविडेंड देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो। ओके, प्रोवाइडेड दैट नो ऑफेंस इन दिस बिहाफ shall be deemed to have been committed where the dividend could not be paid by reason of the operation of any law। अब यहाँ पे क्या होता है, नो ऑफेंस इन दिस बिहाफ शैल बी डीम टू हैव बीन कमिटेड, इसके सामने आपने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है तो आपके पास 5 पॉइंट है कि लॉ के द्वारा कोई रीजन था, इस वजह से हमने डिविडेंड पे नहीं किया है। वेयर शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी regarding the payment of the dividend and those direction cannot be complied with and the same has been communicated to him। शेयर होल्डर्स ने डायरेक्शन दिया था कंपनी को कि आपको इस प्रकार से डिविडेंड का पेमेंट करना चाहिए, और उस डायरेक्शन में कंपनी ने काम नहीं किया, डेट मीन्स यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ। वेयर देर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, तो जिसको डिविडेंड मिलने वाला है, करेक्ट, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ है उनके राइट, क्योंकि वो बोलते हैं हमको इतना चाहिए और आप इतना दे रहे हो। वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर। मान लो कि शेयर होल्डर के पास आप कुछ पैसा मांग रहे हो और वो लोग नहीं दे रहे, और कंपनी से कहता है कि आपको उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो आप क्या कहते हो अब कंपनी सेट को कि देखो सर, मैं उसके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस मांगता हूँ और उसका डिविडेंड बनता था 70,000, तो मैं उसको नहीं दूंगा, मैं उसके 1 लाख के सामने 70,000 को सेट ऑफ कर दूंगा और बाकी के 30,000 मैं अभी भी मांगूंगा उसके पास। तो ये वैलिड रीज़न है, इसलिए उसने डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया उसको। और नेक्स्ट पॉइंट, वेयर फॉर एनी अदर रीज़न फेलर टू पे द डिविडेंड or to post warrant within the period under this section was not due to any default on the part of the company। या तो दूसरा कोई रीज़न है कि कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है, तो वो जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो जस्टिफिकेशन है तो आपको कोर्ट में बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने तो कोई ऑफेंस नहीं किया है, करेक्ट, क्योंकि ये सारे रीजंस है मेरे पास। चलो, ऑडिटर की क्या ड्यूटी है इसमें?
In case of audit of payment of dividend, the auditor should ensure that a company has followed the following basic principles. The first, dividend have been paid according to the provision of the memorandum and articles of association. मैंने बोला था ना, कंपनी का कोई भी पॉइंट आएगा ना, तो एक चीज कॉमन है, क्या कंपनी ने मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर जो लिखा है प्रोविजन, उस हिसाब से डिविडेंड का पेमेंट किया? ये कॉमन चीज है. Where the articles of association were silent on the issue of dividend have been paid according to the regulation 85 to 94 of table A of schedule 1 annex to the act. जिस जगह पे ये रेगुलेशंस लगते हैं टेबल ए ऑफ शेड्यूल फर्स्ट के, जहाँ पे आपका आर्टिकल સર વોઇસ કટ થાય છે. जहाँ पे आपका आर्टिकल साइलेंट है. ओके, तो मैंने अभी क्या बोला तुम्हें कि क्या आपका आर्टिकल्स साइलेंट है जिस जगह पे आपको टेबल ए लगता है, वो चेक कर लो. कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है सेक्शन 205 में, क्या कंपनी ने वो फॉलो किए हैं डिविडेंड पेमेंट करने के टाइम पे? डिविडेंड have not been paid at the cost of creditors or debenture holders or the company. तो आप लोग डिविडेंड दे रहे हो बट क्रेडिटर को पैसा नहीं दे रहे हो उसका, तो ये नहीं चलेगा. सबसे पहले क्रेडिटर्स को पैसा दो, उसके बाद में आपको डिविडेंड का पैसा देना है. डिविडेंड हैव नॉट बीन पेड आउट ऑफ कैपिटल, आप डिविडेंड कैपिटल में से नहीं दे सकते. द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज वॉज नॉट सेक्रीफाइस, तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसका इंटरेस्ट सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए. इसके अलावा ऑडिटर्स को बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर भी फॉलो करने हैं. तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है उसका, कि ऑडिटर्स को आर्टिकल्स देखने हैं. तो उसमें क्या लिखा है, ascertain that the dividend paid is in accordance with the right attached to the stock or share capital in a question by examining memorandum or articles of the company. क्या कंपनी ने हर एक शेयर होल्डर के राइट के हिसाब से डिविडेंड पे किया है? सेकंड पॉइंट, क्या कंपनी के पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट था कि उसने डिविडेंड पे किया? Ascertain from the accounts of the company that the profit permitted the dividend to be paid. थर्ड, मिनट्स, क्या डायरेक्टर्स ने मिनट बुक में ऑथोराइज करवाया था कि कंपनी इतना अमाउंट का डिविडेंड पे करेगी, उतना रेट होगा, वो वेरीफाई कर लो. थर्ड पॉइंट, प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट हैव बीन फुलफिल्ड, तो जब भी आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है या तो डिविडेंड का पैसा देना है, तो क्या आपने वो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल की? ऑडिटर को मिनट बुक एग्जामिन करना है जो बोर्ड मीटिंग में हुई थी, एंड सी द रिजोल्यूशन फॉर अकोमोडेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज बीन पास. और जब भी ये रिजोल्यूशन पास किया है तो क्या रिकमेंडेशन थे बोर्ड के, वो भी एक बार देख लो. दूसरा, डिविडेंड पेमेंट का टाइम, क्या विद इन द ड्यू टाइम आपने ये पेमेंट कर दिया? तो पेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम. द ऑडिटर शुड वेरीफाई whether the dividend declared by the company have been paid within the prescribed time period or not. For this, auditor has to examine dividend register showing the date of dispatch of check. तो सर वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? अरे भाई, तूने डिविडेंड कब डिक्लेयर किया वो चेक कर, तूने चेक कब बनाया वो चेक कर ले, वहां से मालूम पड़ जाएगा. वाउचिंग, द ऑडिटर should vouch the payment of dividend from the entries made in the dividend account, P&L appropriation account,
कैश बुक एंड शेयर होल्डर्स रिसिप्ट, इतने सारे वाउचर्स आपको चेक करने हैं जब आपने डिविडेंड पेमेंट किया तब। अनक्लेम डिविडेंड, सर अभी तक ये डिविडेंड का किसी ने क्लेम नहीं किया है, उसका क्या करूं? अरे भाई, जो डिविडेंड का पैसा अभी तक आपने नहीं दिया है वो बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा। ओके। सर अनक्लेम डिविडेंड बैलेंस शीट में कहाँ पे होता है? अरे यार, करंट लायबिलिटी में होता है। कहाँ पे होता है? करंट लायबिलिटी में। सर वो अमाउंट कैसे टैली करेंगे? अरे भाई, तेरा अनक्लेम डिविडेंड की अमाउंट तू अपना बैंक में जाके चेक करना कि अभी तक बैंक में कितना पैसा है, वो और किसने अभी तक डिविडेंड का क्लेम नहीं किया है वो दोनों मैच होना चाहिए। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट ट्रांसफर। चेक द ट्रांसफर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द जनरल बैंक अकाउंट टू द डिविडेंड बैंक अकाउंट। क्योंकि आपको बोला गया था कि आपको शेड्यूल बैंक में डिविडेंड का पैसा ट्रांसफर करना है, तो आपको अपने बैंक में से वो शेड्यूल बैंक में वो रुपया, वो अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। क्या आपने वो ट्रांसफर की? ऑडिटर चेक करेगा। डिविडेंड वारंट, वाउच द नेट डिविडेंड कॉलम इन द डिविडेंड बुक विद द रिटर्न एंडोर्स वारंट। तो आपको नेट डिविडेंड का कॉलम भी चेक करना है। नेक्स्ट, बैंक रिकन्सिलिएशन टू बी चेक। चेक द फिगर्स इन द डिविडेंड पासबुक and agree the total of the outstanding warrant with the balance shown by the passbook. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बैंक में 1 लाख रुपीज़ का डिविडेंड था और ए बी सी डी सब ने अपना अपना डिविडेंड ले लिया। अब चेक करो 1 लाख में से क्या सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कभी बाकी है, वो एक बार चेक कर लो। सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन। वेरीफाई द बैलेंस ऑफ डिविडेंड अकाउंट by obtaining the confirmation of the bankers for the balance in the bank account. बैंक में से कंफर्मेशन ले लो कि मैंने आपको 1 लाख दिया था, अभी भी आपके पास 10,000 रुपीज़ है, तो मेरे को कंफर्म एक सर्टिफिकेट बना के दो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, वेरिफिकेशन ऑफ टोटल डिविडेंड। सी दैट द टोटल ऑफ ग्रॉस डिविडेंड कॉलम इन द डिविडेंड बुक represent the correct percentage of the dividend on the share capital on which it is paid. आपको डिविडेंड मिलेगा, किस पे मिलेगा? अपनी अपनी कैपिटल पे मिलेगा। तो आपकी कैपिटल पे सही तरीके से डिविडेंड कैलकुलेट हुआ है, करेक्ट परसेंटेज लगाए हैं, वो चेक करना है, तभी तो मालूम पड़ेगा कि टोटल डिविडेंड इतना बनता था। एंड दैट द इनकम टैक्स एट द प्रिवेलिंग रेट अकाउंट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड नेट डिविडेंड कॉलम। क्या डिविडेंड पे कोई इनकम टैक्स लगता है? तो क्या वो इनकम टैक्स काटने के बाद नेट डिविडेंड दिया आपको? क्योंकि आपके पास था ग्रॉस डिविडेंड, उसमें से इनकम टैक्स काट लिया, तो क्या आपको नेट डिविडेंड मिला कि ग्रॉस डिविडेंड मिला? वो भी चेक कर लो। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। चेक द एडिशन एंड क्रॉस एडिशन ऑफ द डिविडेंड बुक। आपको क्रॉस चेक भी करना चाहिए था। बैलेंस टू बी टैली। बैलेंस टू बी टैली किस तरीके से? एग्री ईच ईयर ऑफ द बैलेंस ऑफ द ओल्ड डिविडेंड बैंक अकाउंट by seeing the return endorsement warrant which have come in during the year, agreeing those still outstanding, and the balance on the account, and the confirming such balance with the bankers. हर साल आप एक शेड्यूल बैंक में अकाउंट ओपन करते हो फॉर डिविडेंड पेमेंट, करेक्ट? तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये साल का जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो सबसे पहले पुराने बैंक अकाउंट में आपका कुछ बैलेंस तो होगा, करेक्ट? क्या उन्होंने वो अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया था करंट ईयर में? वो एक चेक कर लो। क्या वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो बैंक के पास? तो वो भी चेक कर लो, वो आपको चेक करना पड़ेगा। एंड बेसिस फॉर पेमेंट, वो तो आपको मालूम है कि आप कहाँ से पेमेंट करने वाले हो, कि P&L अकाउंट में आपके पास जो प्रॉफिट है, करेक्ट, उसमें से आप डिविडेंड का पेमेंट करने वाले हो। तो ascertain that the amount appearing in the P&L account includes the dividend which the director proposed to pay for the period, and that
द basis for payment with regard to income tax is correctly described। क्योंकि आप वो P&L अकाउंट में से पैसा देने वाले हो, तो उस टाइम पे आपको इनकम टैक्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि इतना डिविडेंड दूंगा, इतना पैसा बचेगा, इतने पैसे पे मेरे को गवर्नमेंट को इतना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरिम डिविडेंड एंड ऑडिटर। अब देखो, इंटरिम डिविडेंड और ऑडिटर का रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो सर ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। तो इंटरिम डिविडेंड मीन्स अ डिविडेंड विच इज डिक्लेयर और पेड बिफोर फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड से पहले आप जो डिविडेंड इश्यू करते हो, पे करते हो, वो है आपका इंटरिम डिविडेंड। ओके। जनरली articles of association of a company authorize the board of directors to declare a interim dividend। क्या आर्टिकल्स में ऐसा लिखा है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? तो ऑडिटर्स को ये वेरीफाई करना चाहिए। तो इसके लिए ऑडिटर्स को टोटल 8 पॉइंट्स चेक करने हैं। सबसे पहले प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले तो सर आपको इंटरिम डिविडेंड पे करना है, उसके लिए आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो भी इंटरिम। इंटरिम डेट मीन्स 3 महीने का, 6 महीने का, ऐसा। तो उसके लिए आपको असेट और लायबिलिटीज का प्रॉपर वैल्यूएशन करना चाहिए। क्या आपने किया है? क्या उसकी ट्रू वैल्यू दिख रही है बैलेंस शीट में? क्या आपकी कोई असेट और लायबिलिटीज आपने ज़्यादा या कम तो नहीं लिखी ना? वो ऑडिटर चेक करेगा। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, क्या ऐसा कुछ है कि आपके पास कुछ कंटीजेंट लायबिलिटी हो और फ्यूचर में आपको लॉस दिख रहा है? करेक्ट। तो ऐसा कोई पॉइंट है तो ऑडिटर वो चेक करेगा, क्योंकि आप लोग बैलेंस शीट के नीचे कंटीजेंट लायबिलिटी लिखते हो। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अभी आप इंटरिम डिविडेंड दोगे तो क्या आपकी वर्किंग कैपिटल पे इम्पेक्ट पड़ेगा? मान लो कि पड़ेगा, तो आप अभी इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड से ऊपर वर्किंग कैपिटल है कि हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए कंपनी चलाने के लिए। डिविडेंड पॉलिसीज, ऑडिटर को एग्जामिन करना चाहिए कि डिविडेंड पॉलिसीज में क्या मेंशन किया है, और आपने पास्ट ईयर में इंटरिम डिविडेंड कितना दिया था वो भी चेक कर लो, कितना परसेंटेज दिया था वो भी चेक कर लो, और आपकी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है वो भी चेक कर लो। प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट, वो तो मैंने आपको बोला ना कि इंटरिम डिविडेंड देना है तो आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा उस तारीख तक का। आपको करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा उस तारीख तक का, तभी आप मालूम कर सकते हो कि इतना प्रॉफिट है तो मैं इतना इंटरिम डिविडेंड दूंगा। नेक्स्ट, रिमाइंडर पीरियड कंडीशन टू बी एंटिसिपेटेड। अब ये ध्यान से पढ़ो। A careful inquiry should be made into the condition of a trade and prospect for the remainder of the year। मान लो आपने अप्रैल से सितंबर का फाइनल अकाउंट बना दिया और इंटरिम डिविडेंड दे दिया, पर देने से पहले ये भी सोच लो अक्टूबर टू मार्च में क्या होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ और सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको लॉस होने वाला है। तो वो प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए अभी आप डिविडेंड डिक्लेयर करो। ओके, because it is quite possible that the profit earned during the first half of the year may be swallowed up by a loss in the second half of the year। Next, examination of cash position। तो कंपनी को अपनी कैश पोजीशन को भी ध्यान में रखना है। The cash or liquidity position of the company should be examined, since it would be inadvisable to pay interim dividend although there may be a profit। भले आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो, फिर भी आपको एक बार अपनी कैश पोजीशन चेक करनी चाहिए कि क्या वो एडवाइजेबल है इंटरिम डिविडेंड पे करने के लिए। इफ सच पेमेंट में अनड्यूली डिप्लेट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये पेमेंट करने से हमारा वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट आएगा, तो हमको नहीं करना है इंटरिम डिविडेंड। इन दिस कनेक्शन इट इज इम्पोर्टेंट टू असर्टेन whether the company has any future financial commitment। क्या कंपनी ने आने वाले महीनों में या साल में ऐसा कोई कैपिटल कमिटमेंट किया है?
ऑडिटर को ये भी वेरीफाई करना है। जैसे कि मैंने ये सोचा है कि अक्टूबर टू मार्च में मैं एक मशीनरी लूँगा। अरे भाई, तू मशीन लेगा तो तेरा पैसा नहीं जाएगा, और तेरे को, और तूने अभी इंटीम डिविडेंड पे कर दिया, तो कंपनी के वर्किंग कैपिटल पे कितना इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसा कोई कमिटमेंट है तो आप इंटीम डिविडेंड मत देना। रेट टू बी लोअर देन फाइनल डिविडेंड, ऑब्वियसली एमसीक्यू में काम लगेगा। इंटीम डिविडेंड का रेट फाइनल डिविडेंड से कम होता है, ऑलवेज। इफ इट इज डिसाइडेड टू पे एन इंटीम डिविडेंड, the rate fixed should be preferably lower than the estimated rate of final dividend, because it is better that the final dividend be higher than interim dividend. तो फाइनल डिविडेंड का परसेंटेज ऑलवेज हायर होता है इन कंपेयर टू interim dividend. It should be noted that the above point should be considered by the auditor in relation to interim dividend, in addition to auditor's duties regarding the payment of dividend discussed supra. तो ऑडिटर्स को इंटीम डिविडेंड के रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स केयरफुली चेक करने हैं, उसकी ड्यूटीज में आते हैं।